हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस ग्रोथ एंड लर्निंग कर्व जो हमें एक्सपीरियंस दिखाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात आती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। तो ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब एक कॉस्ट एडवांटेजेस जो एक बिजनेस को अचीव होती है जब वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यानी कि जब एक फर्म एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है कि वो मान लो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, 10,000 पहुंचा, फिर 1 लाख पहुंचा, फिर 10 लाख पहुंचा एंड सो ऑन, जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उस फर्म को कुछ कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। जब उसे उसकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है तो उस फेज को हम कहते हैं कि फर्म ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेज में है, कि अब वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसकी जो एवरेज कॉस्ट है ना एक यूनिट प्रोड्यूस करने की, वो कम होती जा रही है। तो मतलब अच्छा है, बेनिफिशियल है। उस फेज को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे प्रोडक्शन ग्रो करती है ना, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट हमारा होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है इसमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है बाय क्वांटिटी। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वो होता है जो एक फर्म ने सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इनकर कर दी, लगा चुका है वो। इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे तुम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे तुम 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है, तो क्यू वेरी करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ती रहेगी जब क्यू बढ़ेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी है जो हमने सबसे पहले इन्वेस्ट कर दी और वो फिक्स ही रहेगी। तो अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है उतने यूनिट्स में बाइफरकेट होगी ना। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आज एक फैक्ट्री डाली जिसको लगाने में मेरी 10,000 कॉस्ट आ गई, और ये ऐसी कॉस्ट है जो मेरे को वापस नहीं मिलेगी। मान लो ये कॉस्ट लगाने के बाद और वेरिएबल कॉस्ट लगाने के बाद मैंने 500 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करा, तो अब ये 10,000 जो कॉस्ट है मैं सोचूंगी इन 500 यूनिट में बाइफरकेट हो गई। लेकिन वहीं पे अगर मैं 500 की जगह 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो हर एक के लिए जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो कम भी तो हो जाएगी ना। अब 10,000 रुपए तो मेरे लगे हुए हैं, पहले मैं 500 करती थी, अब मैं 5,000 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो हर एक में मेरी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट बाइफरकेट हो रही है। तो जितनी ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगी उतनी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना एवरेज वो कम होती जाएगी, और जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी तो मेरी टोटल कॉस्ट भी, टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अब लार्ज नंबर ऑफ गुड्स में बाइफोकेट हो रही है। हमने अगर 10,000 रुपए लगाया, हम इसको कवर तो करेंगे ही ना। ये थोड़ी है कि हमने कह दिया कि हम इसको रिकवर नहीं करेंगे। तो जितनी ज्यादा हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसका मतलब है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारा नुकसान हुआ था स्टार्टिंग में जो हमने कॉस्ट लगाई थी, वो बहुत, उससे मेरे को ये फायदा हुआ, मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी जो है वो स्प्रेड हो जाएगी ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स में, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी रिलीज होती है। जैसे जैसे हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, उस चीज से भी हमारी एवरेज कॉस्ट कम आती है, जो आती है हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों होती है? फर्स्ट थिंग, फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे रेंट है, मशीनरी है, जो सैलरी है, वो कांस्टेंट होती है चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो। लेकिन जब हम ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा यूनिट्स में बटेगी। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। फिर आती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लार्ज फर्म जो है ना वो इन्वेस्ट करती है बेटर टेक्नोलॉजी में, और इसकी वजह से वो प्रोसेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेती है, अपना बेस्ट यूज उससे कर पाती है।
ठीक है। थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। जब ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे तो आप क्या करते हो, डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हो कि जो बंदे जिस चीज में बेस्ट हैं हम उन्हें उसी चीज में लगाएंगे, जिसकी वजह से स्पेशलाइज स्किल्स होती है और हम लार्जर स्केल में आ जाते हैं और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उसमें। अब हर कंपनी स्पेशलिस्ट क्यों हायर करती है एक चीज के लिए? क्यों? क्योंकि उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेना। अगर वो स्पेशलाइज करेगी तो वो बंदा कम टाइम में ज्यादा काम दे पाएगा। ठीक है। फिर एवरेज कॉस्ट कर्व पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ऐसा होता है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, यू शेप्ड होता है लॉन्ग रन की बात करें तो। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है फर्म की कॉस्ट कम होने लग जाती है। एवरेज कॉस्ट यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि हम ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्केल, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ये हमारा दिखाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपकी कांस्टेंट कॉस्ट रहती है, उसे कहते हैं कांस्टेंट फेज। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फिर आगे फेज ऐसा आता है कि हम आउटपुट अगर इंक्रीज कर रहे हैं और फर्म की एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो ये तो नुकसान हो रहा है ना, तो ऐसे फेज को हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिजल्ट करता है मूवमेंट होना एवरेज कॉस्ट कर्व की। यहां से यहां तक ये जो मूवमेंट हो रही है ना, यहां से यूं आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है फर्म मूव कर रही है डाउनवर्ड अलोंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और रिड्यूसिंग कॉस्ट ड्यू टू ग्रेटर प्रोडक्शन। जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी एवरेज कॉस्ट कम आ रही है, ये हमें दिखा रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आता है सेकेंड थिंग, लर्निंग कर्व क्या होता है? तो लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट करता है इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ओवर टाइम। एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। आप कह रहे हो ठीक है आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, क्या सिर्फ एक वही फैक्टर है जिसकी वजह से फर्म की कॉस्ट कम हो सकती है? कई एक्सपीरियंस्ड, अब कई फर्म्स एक्सपीरियंस्ड बंदों को क्यों हायर करते हैं? कहता है ना कि हमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम हमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी। जो बंदा पहले ही एक्सपीरियंस्ड है उसके ऊपर हमें कॉस्ट ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, वो आते ही हमें एफिशिएंसी दिखाएगा। मतलब जहां एक न्यू कमर, मान लो कोई भी रिपोर्ट बनानी है उसमें वो पूरा 1 डे लेता है, तो वहीं पे अगर मैं 5-10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को बोलूं रिपोर्ट बनाने को, वो विद इन 1 और 2 आवर्स बना देगा। तो ये भी तो फायदेमंद है ना। तो ये कह रहे हैं लर्निंग कर्व का मतलब है एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाना और रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, जो उसको एक्सपीरियंस होता जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। जब हमने उस चीज को अपनाया तो जो हम काम एक दिन में कर पा रहे थे अब वो 2 घंटे के अंदर कर रहे हैं, उससे भी तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है। अब एक मैं न्यू कमर को हायर करूं, उसको मैं सिखाऊं 10 साल तक, एक है मैं 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे को लूं, तो वो भी तो मेरी कॉस्ट कटिंग ही करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका एसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर लर्निंग कर्व का मतलब है उसमें एवरेज कॉस्ट कर्व का शिफ्ट हो जाना, कि एवरेज कॉस्ट कर्व जहां पहले धीरे धीरे मूवमेंट होकर डिक्रीज हो रहा था यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर कर रहे हैं जो ऑलरेडी, जिसको पता है कैसे काम करना है। अगर मैं न्यू कमर को यहीं पे हायर करूं तो वो धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड होगा, धीरे 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 फर्म की कॉस्ट को कम करेगा। वहीं पे अगर मैं किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी जहां पे इधर चल रहा होगा अब हम इधर आ जाएंगे, कॉस्ट डायरेक्टली ही कम कर देगा। इसलिए फर्म्स न्यू कमर को नहीं लेना चाहती, वो एक्सपीरियंस को लेना चाहती है क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट को अपना कम करना चाहती है। अब मैं किसी न्यू कमर को लेके मैं 6 महीने की उसको ट्रेनिंग दूं उसके बाद वो काम करे, इससे बेटर ये नहीं है मैं 2 साल जिसको एक्सपीरियंस है उसको हायर करूं। ठीक है, तो यहां पर लर्निंग कर्व हमें ले जाता है शिफ्ट ऑफ एसी कर्व डाउनवर्ड्स ओवर टाइम एज वर्कर बिकम मोर स्किल्ड और प्रोसेस्ड आर
ऑप्टिमाइज थ्रू एक्सपीरियंस है उन लोगों को, तो प्रोडक्शन बिकम मोर एफिशिएंट, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे पहले ही एफिशिएंट हो चुका है। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अगर हम कॉस्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पर मूवमेंट होती है, लर्निंग कर्व में शिफ्ट होता है। कॉज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन क्यों कम हुई है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कॉस्ट रिडक्शन इसलिए कम हुई क्योंकि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाई। और यहाँ पर लर्निंग कर्व में कॉस्ट क्यों कम हुई? क्योंकि हम प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, एक स्टैटिक होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है कि गिर रही है। यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग बंदा स्किल होता जाता है, सीखता जाता है, और उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम देखेंगे। मान लो एक कार फैक्ट्री है जो कि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो उसने मशीनरी में लगाई, जब उसने स्टार्ट करी कार फैक्ट्री तो उसने मशीनरी खरीदी, वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब उस फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे वो स्प्रेड करेगा ओवर मोर कार्स एज प्रोडक्शन इंक्रीज? जितनी ज्यादा वो कार प्रोड्यूस करेगा उसकी कॉस्ट उतनी ही, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी उतनी ही कम आएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट है और अगर मेरे को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू, जितनी मैं क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी ओवरऑल जो मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हुई तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब कम हो रही है तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट भी एक फर्म की कम हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं जब ज्यादा कार्स वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो उससे मूवमेंट हो जाएगी, कॉस्ट कम हो गई। वहीं पे लर्निंग कर्व की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता है ओवर टाइम वर्कर्स जो है कार फैक्ट्री में अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, कि वो जो असेंबल करते थे कार को वो अब फास्टर करने लग जाएंगे, या जो पहले उनसे गलती होती थी वो अब नहीं करने लग जाएंगे। मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका एंटायर, अब इन्होंने लिया है कि मान लो बंदा सीख रहा है, धीरे धीरे वो कम कर लेगा। एक अगर हम डायरेक्टली ही एक्सपीरियंस ले तो वो भी तो हमारी कॉस्ट कम करेगा। तो causing the entire AC curve to shift downward for the same production level पे हमारी cost, एक experienced बंदा जो error कम करे या जो assemble करे कार को faster, वो उससे जो derive होगा वो हमारा दिखा रहा है learning curve, क्योंकि ये ह्यूमन की उससे है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, वो स्किल सीख रहा है। इकोनॉमीज है सिर्फ हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो रही है। सो दैट्स इट, इसमें इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जो मैं कवर करूं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।